चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। अभी तक ने हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ा था, ठीक है, तो एक बार उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सर, हमने पहले पढ़ा था कि गांधी जी का भारत में आगमन कब होता है, तो गांधी जी का भारत में आगमन 1915 होता है। देखिएगा मैंने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया क्या कि गांधी जी का भारत में आगमन, ठीक है, गांधी जी का भारत में आगमन यानी गांधी जी का इंडिया में आगमन। दूसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा क्या, साबरमती आश्रम की स्थापना। दूसरा चीज क्या पढ़ा हम लोगों ने, साबरमती आश्रम की स्थापना। तीसरा चीज क्या पढ़ा, तीसरा टॉपिक क्या था हम लोगों ने पढ़ा कि पहला सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, ये मैंने पढ़ लिया, पहला मूवमेंट कहाँ हुआ था। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था क्या, अहमदाबाद मूवमेंट, ठीक है, और पांचवा हम लोगों ने पढ़ा था खेड़ा मूवमेंट। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, खेड़ा मूवमेंट। पहला पढ़ा था हम लोग गांधी जी का भारत में आगमन, साबरमती आश्रम की स्थापना, तीसरा सत्याग्रह, ठीक है, यानी चंपारण सत्याग्रह। चौथा जो था वो अहमदाबाद सत्याग्रह था या फिर अहमदाबाद आंदोलन था, और पांचवा क्या था, खेड़ा मूवमेंट। ये सब ने हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया था। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है, और उसको देखते हैं क्या है। और कल हम लोगों ने इसकी कहानी भी पढ़ लिए थे कि कैसे रॉलेट एक्ट आता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये सब लोग हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, अब आते हैं आगे कि हम लोगों ने कल रॉलेट एक्ट की कहानी तो समझ लिए थे, आज रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सर हेडिंग डाल लीजिएगा रॉलेट एक्ट, ठीक है, यानी रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट कानून, ठीक है, रॉलेट कानून या फिर रॉलेट एक्ट। चलिए सर देखते हैं ये क्या होता है रॉलेट एक्ट, ध्यान सुनिएगा सर। रॉलेट एक्ट जो है, एक व्यक्ति हैं जो कि ब्रिटिश के एक अधिकारी थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। तो सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश की पार्लियामेंट में ये एक्ट पास होता है, और जस्ट अगले दिन यानी 19 मार्च 1919 को ये सर भारत में लागू कर दिया जाता है। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में 18 मार्च 1919 को इंग्लैंड के पार्लियामेंट में इसको पास किया जाता है, जबकि 19 मार्च 1919 को इसको भारत में लागू कर दिया जाता है। तो ये रॉलेट एक्ट है क्या, तो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। रॉलेट एक्ट क्या होता है सर, देखिएगा पहला तो यह था कि जब रॉलेट एक्ट इंडिया में पास किया गया तो ये 3 साल के लिए पास किया गया। कितने साल के लिए पास किया गया रॉलेट एक्ट, तो इंडिया में 3 साल के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया। अच्छा, इस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत क्या होता था, अगर ये कानून है तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो इस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर डाउट होता था, यानी अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह होता था, अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर डाउट होता था, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर डाउट होता था तो पुलिस वाले क्या करते थे, तुरंत उसे अरेस्ट कर लेते थे। तो आप लोग के दिमाग में यह आएगा सर किस प्रकार का डाउट, तो देखिएगा सर ऐसा डाउट कि अगर कोई भारतीय, ठीक है, क्या होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर भड़का रहा है, ठीक है, अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है अंग्रेजी ब्रिटिश के हुकूमत के खिलाफ, तो उसको क्या करते थे, पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते थे, ठीक है। तो यही होता था डाउट। तो एक ही है कि जो रॉलेट एक्ट था, ठीक है, वो क्या होता था कि अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर डाउट होता था तो क्या करते थे, पुलिस उसे तुरंत अरेस्ट कर लेते थे। अच्छा, अब आगे आते हैं, देखते हैं ये होता क्या है सर रॉलेट एक्ट में जब हो रहा था तो रॉलेट एक्ट को ना काला कानून कहा गया है। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया है, काला कानून कहा गया है। रॉलेट एक्ट को काला कानून या फिर आतंकवाद का कानून भी कहा गया है। रॉलेट एक्ट को काला कानून या फिर आतंकवाद का कानून भी कहा गया है। तो आपके ये दिमाग में आ रहा होगा सर ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, ये बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी 67 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी 66 का है ये। बीपीएससी 66 का क्वेश्चन है कि काला कानून, ठीक है, किसने कहा था? तो सर ये काला कानून जो था वो किसने कहा था? वो गांधी जी ने कहा था रॉलेट एक्ट को। आई बात समझ में? तो रॉलेट एक्ट को कई नाम है कि काला कानून या फिर आतंकवाद का कानून हम लोग रॉलेट एक्ट को कहते हैं। सर जी ये जो रॉलेट एक्ट है काला कानून किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था।
अच्छा, अब आगे आते हैं, देखते हैं सर क्या होता है। जब ये रॉलेट एक्ट का जब पूरे भारत में जब विरोध हो रहा था, पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था, लेकिन सर सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा था वो दो जगह हो रहा था। पहला जो हो रहा था वो हो रहा था दिल्ली में, ठीक है, पहला जो हो रहा था वो हो रहा था दिल्ली में, और दूसरा जो हो रहा था वो हो रहा था पंजाब में। पहला हो रहा था दिल्ली में और दूसरा हो रहा था पंजाब में। उस समय अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली में विरोध कौन कर रहा था, तो दिल्ली में जो विरोध कर रहे थे वो सर आर्य समाज के कट्टर नेता, ठीक है, आर्य समाज के कट्टर नेता स्वामी श्रद्धानंद जी कर रहे थे, ठीक है, कौन कह रहे थे, श्रद्धानंद जी कह रहे थे। आई बात समझ में। दिल्ली में कौन विरोध कर रहे थे, तो दिल्ली में आर्य समाज के कट्टर नेता स्वामी श्रद्धानंद जी कर रहे थे, और पंजाब में सर दो लोग कह रहे थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, एक का नाम क्या था, डॉक्टर सत्यपाल, इनका पूरा नाम है डॉक्टर सत्यपाल मलिक, और इनका जो एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू, मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू। ध्यान से सुनिएगा सर। रॉलेट एक्ट का विरोध भारत में दो जगह किया जा रहा था, एक दिल्ली में और दूसरा पंजाब में। जो दिल्ली में विरोध किया जा रहा था वो आर्य समाज के कट्टर नेता स्वामी श्रद्धानंद जी कर रहे थे, जबकि पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरे मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू इसका विरोध कर रहे थे। अच्छा, अब क्या होता है कि रॉलेट एक्ट जब ये होने लगा तो भारतीयों ने जब इसका विरोध करना शुरू किया तो सर एक्टिव होता है पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब ने क्या काम किया कि उन्होंने सोचा कि यार मेरे ऊपर ना अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया हुआ है, तो क्यों ना मैं इनके ऊपर कोई ऐसा एक्ट लगा दूं जिससे वो भी परेशान हो जाए। तो पंजाबियों ने लगा दिया अंग्रेजों के ऊपर कौन सा एक्ट, पंजाब एक्ट। कौन सा एक्ट, पंजाब एक्ट। कौन सा एक्ट, पंजाब एक्ट। अब पंजाब एक्ट में क्या होता था, तो पंजाब एक्ट भैया एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा कानून था जो कि पंजाबियों द्वारा लगाया गया था। ये भाई साहब निकलते थे रात के समय में, मुंह हाथ बांध के निकलते थे, जहां अंग्रेज मिलते थे तो मारना एकदम शुरू कर देते थे। आई बात समझ में। यही होता था पंजाब एक्ट, यानी पंजाब एक्ट में पंजाबी ने बनाया था, वो एक्ट रॉलेट एक्ट के विरोध में था, ठीक है। और ये रात में सब निकलते थे और जहां अंग्रेज मिलते थे उनको पकड़कर लोग शुरू कर देते थे, धुलाई उनका शुरू हो जाती थी, ठीक है सर। तो इन्होंने क्या किया था, पंजाब एक्ट लगा दिया था, ठीक है। अब सर सुनिएगा ध्यान से, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं, ध्यान सुनिएगा सर। रॉलेट एक्ट, अच्छा ये एक्ट पास कब होता है, तो सर ये एक्ट जो होता है ये 1919 को होता है, मैंने बताया भी था। ये एक्ट क्या होता है सर, रॉलेट एक्ट जो था वो 18 मार्च, मैं इधर लिख देता हूं, रॉलेट एक्ट जो है 18 मार्च 1919 को, नहीं लिखा था क्या, लिखा होगा मैंने, अच्छा कोई नहीं। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को ना ब्रिटिश की पार्लियामेंट में पास होता है, जबकि यही एक्ट, ठीक है, 19 मार्च 1919 को भारत में उसको लागू कर दिया जाता है। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में की गई थी। यह एक्ट इंडिया में 3 साल के लिए पास किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर डाउट होता था तो पुलिस वाले क्या करते थे, तुरंत उसे अरेस्ट कर लेते थे। रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून या फिर आतंकवाद का कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून गांधी जी ने कहा था। यह बिहार पीस से 66वीं में पूछा गया था। अच्छा, रॉलेट एक्ट का विरोध तो वैसे तो पूरे भारत में हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहे थे वो 2 जगह हो रहे थे, एक पंजाब और दूसरे दिल्ली। पंजाब में जो रॉलेट एक्ट का जो विरोध किया जा रहा था वो आर्य समाज के कट्टर नेता स्वामी श्रद्धानंद जी कर रहे थे, और पंजाब में जो विरोध किया जा रहा था वो सर डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरे मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू इसका विरोध कर रहे थे। अच्छा, अब ध्यान से सुनते हैं सर, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है सर, क्या होता है जब ये रॉलेट एक्ट जब हो रहा था, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब डॉक्टर सत्यपाल मलिक और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू जब पंजाब में जब इसका विरोध कर रहे थे, तो उस समय के जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उस समय भारत का या फिर वायसराय बोल सकते हैं या फिर गवर्नर जनरल कुछ भी हो, ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन थे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल
लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान सुनिए सर, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अच्छा, ये अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब का जो गवर्नर जनरल था सर, पंजाब का जो गवर्नर जनरल था उनका नाम था जनरल या फिर माइकल ओडायर, और जो पंजाब का जो कमिश्नर थे या फिर जिसका नाम था जनरल डायर, कंफ्यूज नहीं होना है, जनरल या फिर माइकल ओडायर, इसी को आर एस डायर भी कहते हैं। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ये दोनों भाई हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। एक जो पंजाब का गवर्नर जनरल था और जो दूसरा था वो पंजाब का पुलिस कमिश्नर था। अब सर क्या होता है कि जब ये पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल मलिक और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू जब विरोध कर रहे थे तो पंजाबियों ने, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब एक्ट लगा दिया, और जब पंजाब एक्ट लगा दिया तो सर वहां के पंजाब के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था माइकल ओडायर और जो पुलिस कमिश्नर थे जिनका नाम था जनरल डायर, वो क्या करते हैं, जब पता चलता है इनको कि मेरे ऊपर पंजाबियों ने पंजाब एक्ट लगा दिया, और ये जाते हैं और सर क्या करते हैं कि जितने भीड़ लोग होते हैं भीड़ में गोली चलवा देते हैं, जिससे कि कई भारतीय वहीं पे क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, वहीं पे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और वहीं से डॉक्टर सत्यपाल मलिक और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो पंजाब के लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि पंजाब के बड़ा फेमस लीडर थे, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू जो थे वो पंजाब के क्या थे, बहुत ही फेमस लीडर थे। तो इन लोगों को छुड़ाने के लिए पंजाब के लोगों ने कहा कि हम लोग जाएंगे और डॉक्टर सत्यपाल मलिक और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाएंगे। आई बात समझ में? तो लोग क्या करते हैं कि एक जनसभा आयोजित करते हैं और ये क्या करते हैं, पंजाब में जाते हैं या फिर डॉक्टर सत्यपाल मलिक और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए जाते हैं। जब ये छुड़ाने के लिए जाते हैं तो पूरी भीड़, अगर अप्रोक्स मान लें कि 10,000 12,000 अप्रोक्स में भीड़ थी। जब ये छुड़ाने के लिए जाते हैं तो वहीं पे दो पुलिस वाले मिलते हैं, एक का नाम था शेरवुड और एक का नाम था रोलैंड। ध्यान से सुनिएगा सर, एक का नाम था शेरवुड और एक का नाम था रोलैंड। जो शेरवुड थी वो महिला थी और जो रोलैंड था वो पुरुष था। जो शेरवुड थी वो महिला थी और जो रोलैंड था वो पुरुष था। तो जब ये भीड़ जा रही थी इन लोगों को छुड़ाने के लिए, तभी शेरवुड और रोलैंड ने इनके ऊपर क्या की, कमेंट किया, टिप्पणी की। बोले कि तुम लोग भारतीय ये हो, तुम लोग को ये नहीं समझ में आता, तुम लोगों को मैंने मूर्ख बनाया, फलान ढेकन, जितना कुछ कहना था वो लोग कह दिया। ये जो भारतीय जो जा रहे थे शांति से जा रहे थे, इन भारतीयों को आता है गुस्सा, और जब इन भारतीयों को गुस्सा आता है तो भीड़ इनके ऊपर ही निकल जाती है, और जब भीड़ इनके ऊपर निकल जाएगी तो इन दोनों का चटनी बन जाएगा, यानी ये क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। आई बात समझ में? जब ये मर जाएंगे तो क्या हुआ, भीड़ जाना था उधर पंजाब में लाहौर की तरफ, लेकिन भीड़ कहां हो गई, अपने घर की तरफ चली गई। जब भीड़ अपने घर की तरफ चली गई तो इन लोगों को लगा, यानी अगले दिन तक क्या हुआ कि अंग्रेजों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, और अगले दिन क्या हुआ, कोई इंडियन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो भारतीय ने समझा कि ये लगता है अंग्रेज हमसे डर गए, और जब अंग्रेज हमसे डर गए तो इससे भी बड़ा हम लोग क्या करेंगे, जनसभा आयोजित करेंगे। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग इससे भी बड़ा जनसभा आयोजित करेंगे। तो क्या होता है, जनसभा कब आयोजित करते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। सर सुनिएगा, इससे भी बड़ा जनसभा आयोजित करते हैं कब, याद होता है, ये सबको पता होगा, ये है घटना है सर जी 13 अप्रैल 1919 के दिन, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, ठीक है, ठीक है, जलियांवाला बाग में। अच्छा, एक मैं डायग्राम से बना देता हूं, हो सके तो समझ में आ जाएगा ही। देखिए सर, एक चीज समझ लीजिएगा, ये क्या है, ये अपना जलियांवाला बाग है। इस जलियांवाला बाग के क्या है, इधर एक रास्ता है, ठीक है, इधर को मैंने रास्ता बना दिया ऐसे कुछ इस प्रकार का। इस जलियांवाला बाग में बीच में कुआं है, और सर इसमें
दरवाजा है, लेकिन बहुत छोटा दरवाजा है कि जिसमें केवल एक बार में केवल एक ही व्यक्ति इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब सुनिएगा सर, ये जो 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, देखिए उसको समझना है। आखिर ये 13 अप्रैल डेट क्यों चुना गया? सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आखिर 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल को डेट क्यों चुना गया? क्यों? क्योंकि सर 13 अप्रैल को ना बैसाखी का फेस्टिवल था। किसका फेस्टिवल था? बैसाखी का। मैं इधर लिख देता हूं, 13 अप्रैल को ना, 13 अप्रैल को किसका फेस्टिवल था? तो 13 अप्रैल को ना बैसाखी का त्योहार होता है। किसका त्योहार होता है? बैसाखी का, यानी बैसाखी का फेस्टिवल होता है। तो आप लोग कहोगे बैसाखी का मतलब ये कैसा फेस्टिवल है? तो सुनिएगा सर, बैसाखी का जो फेस्टिवल है ना वो पंजाब में मनाया जाता है जब गेहूं की फसल जब कट जाती है। जब गेहूं की फसल जब कट जाती है तो इसके उपरांत में जो त्योहार मनाई जाती है उसी को हम लोग बैसाखी का त्योहार कहते हैं। जैसे कि हर एक राज्य में अपना अपना एक कल्चर होते हैं, अपना अपना एक संस्कृति होती है, अपना अपना एक फेस्टिवल होता है। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में छठ पूजा होता है। आई बात समझ में? तो इसी तरह सर पंजाब में क्या होता है, जब गेहूं की फसल कट जाती है तो उसके उपरांत में एक बैसाखी का त्योहार आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ था 13 अप्रैल को ही। अब सर सुनते हैं आगे क्या है। अभी मैंने बताया कि जिस समय रॉलेट एक्ट या फिर जिस समय जलियांवाला बाग की घटना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, पंजाब का गवर्नर जनरल या फिर माइकल ओडायर था, और पंजाब का जो पुलिस कमिश्नर था वो कौन था? जनरल डायर था। अच्छा, अब इसके बारे में आगे समझते हैं क्या होता है सर। देखते हैं सर, बैसाखी का त्योहार था और उसमें से बैसाखी त्योहार गेहूं के फसल कटने के उपरांत में होती है। अच्छा, ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। अब सर ये क्वेश्चन डाउट होगा कि जलियांवाला बाग पड़ता कहाँ है? तो जलियांवाला बाग जो है वो पंजाब में पड़ता है, और पंजाब में कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में अमृतसर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। अच्छा, इसी अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है, यानी इसी अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि स्वर्ण मंदिर कहां है? तो सर स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है। ठीक है, और जलियांवाला बाग भी कहां है? अमृतसर में ही। और अमृतसर कौन से स्टेट में पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। अब सर सुनिएगा, जब भीड़ ने क्या किया कि शेरवुड और रोलैंड के ऊपर जब कुचल गई तो जब क्या होता है, शेरवुड और रोलैंड की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो शेरवुड और रोलैंड जब मर जाते हैं तो ये भीड़ क्या होती है, ये तो समझ जाती है, ये भारतीय समझ जाते हैं, लगता है अंग्रेज डर गए, क्योंकि अगले दिन कोई अंग्रेजों की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। तो भीड़ ने सोची, तो लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे भी बड़ा एक जनसभा आयोजित करेंगे, और इससे बड़ा जनसभा आयोजित करेंगे तो लोग कहते हैं कि इसको अंग्रेजों को पता भी न चले। और अंग्रेजों को न पता चलने की वजह से उन्होंने सर चिट्ठी लिखना शुरू किया। और चिट्ठी में क्या लिखे? चिट्ठी में लिखे क्या? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, ठीक है, शाम 4:30 बजे क्या होंगे? उपस्थित होंगे। ठीक है, शाम 5:30 6 बजे तक क्या करेंगे? हम लोग संबोधित करेंगे। और 6 बजे के बाद सर जी हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन जहाँ पर क्या है? अरेस्टेड है, जहाँ पर अरेस्ट है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? हम लोगों ने ऐसा चिट्ठी में लिखा है। फिर इसके बाद क्या किया है? फिर इसके बाद ये हुआ है कि हम लोग जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे? जनरल डायर और जनरल डायर पर हमला करेंगे, और हमला करने के बाद क्या करेंगे कि डॉक्टर सत्यपाल को और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाएंगे और शाम को बैसाखी त्योहार बल्ले बल्ले करेंगे। ऐसा ये चिट्ठी में लिखा था। और ये चिट्ठी रात के समय डोर टू डोर पहुंच जा रहा था। और ये चिट्ठी पहुंच गई किसके पास? एक व्यक्ति है जिनका नाम था डॉक्टर हंसराज। अरे काहे का हंसराज? ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर हंसराज, और साला कर गया गद्दारी। ठीक है, अब क्या हुआ? जब ये चिट्ठी खोला तो खोला तो उसमें लिखा था क्या? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन, ठीक है, शाम 4:30 बजे आयोजित करेंगे। ठीक है, उस समय जनरल ओडायर या फिर जनरल डायर को क्या करेंगे? हम लोग उसको चटनी बनाएंगे और शाम में उनको छुड़ाएंगे और शाम का त्योहार बैसाखी त्योहार बल्ले बल्ले करेंगे। इनका प्रोग्राम था और सलाह कर गया गद्दारी डॉक्टर हंसराज। डॉक्टर हंसराज भागे भागे कहां पहुंच गया? गवर्नर जनरल के पास पहुंच गया। और ये लोग जो थे ना वो मौका तलाश रहे थे। मौका, आई बात समझ में? मौका का मतलब आपने ये सुना होगा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हमेशा मौका खोजता है कि भारत को कैसे हराए।
ठीक है। तो देखो भाई, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है। इसी तरह ये लोग क्या कर रहे थे, मौका खोजे थे, लेकिन इसमें तो ये तो सही हो गए, लेकिन गद्दारी की वजह से हुए ये, ठीक है सर। तो ये क्या कर गए, डॉक्टर हंसराज कर गया गद्दारी। अब देखते हैं सर कैसे ये होता है। डॉक्टर हंसराज भागे भागे कहां पहुंचता है, यहां पहुंचता है, यानी माइकल ओ डायर के, जो कि पंजाब का गवर्नर जनरल था, ये पहुंचता है और कहता है कि सर आप जिसका इंतजार कर रहे हो ना, वो आपका इंतजार वहां कर रहा है। डॉन मूवी देखी होगी आपने, वही है। तो ये क्या करता है कि जनरल या फिर माइकल ओ डायर कहता है जाओ डायर, जाओ अपना काम कर दो। तो जनरल डायर क्या काम करता है कि शाम 4:30 बजे, ये टाइमिंग नहीं पूछता है, कभी किताब में 4 देता है, कभी 4:30 दे देता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये शाम में होता है, यानी इवनिंग में होता है। शाम में क्या करते हैं कि पूरे के पूरे जलियांवाला बाग को क्या कर लेता है, घेर लेता है। और दरअसल बात यह थी कि अप्रोक्स उस समय ना 20,000 यानी 20,000 लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। क्यों? क्योंकि सर बैसाखी का फेस्टिवल भी था ना, बैसाखी का फेस्टिवल था, लोग आएंगे त्योहार मनाने के लिए। और सर ये क्या हुआ था कि जो जलियांवाला बाग में जो सभा जो आयोजित किया गया था, वो किसको छुड़ाने के लिए किया गया था, तो वो डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए किया गया था। डॉक्टर सत्यपाल और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए किया गया था। अप्रोक्स उस समय 20,000 लोग मौजूद थे। अब क्या करता है कि जनरल डायर जो जाता है और पूरे के पूरे बाग को क्या कर लेता है, घेर लेता है। सर ये मैंने जो रास्ता बनाया है, ये रास्ता क्या था, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 व्हीलर जा सकते थे, 4 व्हीलर नहीं जा सकते थे। आई बात समझ में? तो क्या हुआ कि जनरल डायर जाता है 13 अप्रैल 1919 को शाम 4:30 बजे और पूरे के पूरे बाग को क्या कर लेता है, घेर लेता है। और घेरने के बाद खुद जनरल डायर क्या होता है, इसी मेन दरवाजे पर खड़ा होता है और कहता है कि सुनो, मैं 3 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे बाग को खाली कर दो, या फिर 3 सेकेंड के अंदर अंदर इस पूरे बाग को खाली कर दो, अन्यथा मैं क्या करूंगा, गोली चलाऊंगा। अन्यथा मैं क्या करूंगा, गोली चलाऊंगा। अब सर सुनिए कि 3 सेकेंड के अंदर अंदर कैसे इस बाग को, इस कैसे पार्क को खाली किया जा सकता है। ये जो दरवाजा था सिर्फ और सिर्फ इसमें एक बार में केवल एक ही व्यक्ति एंट्री कर सकता था। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति एंट्री कर सकता था, यानी एंट्री का मतलब था एक व्यक्ति एक बार एंट्री करेगा या फिर एग्जिट करेगा, केवल एक ही बार। सोचिए सर 20,000 लोग और 3 सेकेंड का समय बहुत कम है। और सर ये दीवार भी लोग फाड़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि दीवार जो थी बहुत ऊंची ऊंची हुआ करती थी। तो जनरल डायर कहता है 1, 2 और 3, और सर इसके बाद क्या करता है, फायरिंग करना शुरू कर देता है। और यह तब तक फायरिंग करता रहता है जब तक कि इसकी गोली खत्म नहीं हो गई। और इसी को इतिहास में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो सर अब मैंने आप कहोगे सर ये रास्ता क्यों बनाया था, तो ध्यान से सुनिएगा सर। ये ना जो जनरल डायर था वो अपने साथ तोप भी लेकर आया था, लेकिन रास्ता छोटी होने की वजह से ये तोप वहां तक नहीं ले गया। नहीं तो सोचिए सर जलियांवाला बाग का हाल क्या हुआ होता। कुछ लोग सर जी जनरल डायर के बंदूक से भी घायल हुए, मरे। कुछ लोग सर जी अपने जान बचाने के लिए इसमें सर कुएं में भी कूदे। कुछ लोग क्या होता है कि सर भगदड़ में मर गए। तो ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, एक बार हम लोग ना फिर से रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं सर, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। एक बार देख लेते हैं, रोलेट एक्ट से शुरुआत करते हैं, फिर जलियांवाला बाग में जाते हैं। सर मैंने बताया था कि सर सिडनी की अध्यक्षता में 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश की पार्लियामेंट में रोलेट एक्ट पास होता है। 19 मार्च 1919 को ये इंडिया में इसको लागू कर दिया जाता है। यह एक्ट इंडिया में 3 साल के लिए लागू होता है। इसमें क्या होता था, अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह होता था तो पुलिस वाले क्या करते थे, तुरंत उसे अरेस्ट कर लेते थे। इसी को हम लोग काला कानून या फिर आतंकवाद का कानून कहा गया है। अच्छा सर, रोलेट एक्ट में एक चीज और था जो कि हमसे मिस हो गई है। रोलेट एक्ट में यह था कि रोलेट एक्ट के अंतर्गत ना अपील, ना वकील और ना ही दलील का नारा दिया गया। मींस कहने का मतलब है नो अपील,
नो एडवोकेट और नो ही मतलब नो एविडेंस। आई बात समझ में? इसमें क्या होता था, ना अपील, ना वकील और ना ही दलील का क्या किया गया, स्लोगन दिया गया। अच्छा, इसी को हम लोग काला कानून या फिर आतंकवाद का कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट का विरोध तो ऐसे पूरे भारत में हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा था वो दिल्ली और पंजाब में हो रहा था। दिल्ली में विरोध आर्य समाज के कट्टर नेता स्वामी श्रद्धानंद जी कर रहे थे, जबकि पंजाब में इनका विरोध डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरे मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। और क्या होता है कि पंजाब में जब ये विरोध कर रहे थे तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाबियों ने पंजाबी एक्ट लगा दिया। और पंजाब एक्ट में क्या होता था कि जहां अंग्रेज मिलते थे पीट कर लाल कर देते थे। आई बात समझ में? और जब ये अंग्रेज को पता चलता है, यानी जो पंजाब के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था जनरल या फिर माइकल ओडायर, और जो पुलिस कमिश्नर थे उनका नाम था जनरल डायर, वो क्या करते हैं, जब पता चलता है कि पंजाबियों ने मेरे ऊपर पंजाब एक्ट लगा दिया है, तो वो क्या करते हैं कि सर जी वहां पे जाते हैं और क्या करते हैं कि कई गोली मार देते हैं, जिससे कि कई भारतीय शहीद हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर सत्यपाल मलिक और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लेता है, लोग अरेस्ट कर लेता है, और अरेस्ट करने के बाद जेल में बंद कर देता है। इनको छुड़ाने के लिए, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए पंजाब के लोग एक शांति जुलूस निकालते हैं। जब ये शांति जुलूस जब जेल की तरफ जा ही रहे थे, तभी दो पुलिस मिलते हैं, एक का नाम था शेरवुड और दूसरे का नाम था रोलैंड। शेरवुड जो थी वो महिला थी और जो रोलैंड था वो पुरुष था। शेरवुड और रोलैंड ने उनके ऊपर कमेंट किया कि तुम लोग ये हो, भारतीय ये होते हैं, भारतीय ये होते हैं, तो उनको आया गुस्सा, और ये जो गुस्सा आती है उसके ऊपर से निकल जाती है और दोनों मर जाते हैं। और जब दोनों मरने के बाद क्या होते हैं, अब लोग अपने अपने जब घर चले जाते हैं, तो एक दिन अगले दिन, यानी अंग्रेजों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया और भारतीयों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, तो भारतीयों ने समझा लगता है अंग्रेज डर गए। तो डॉक्टर सत्यपाल मलिक और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित करते हैं। इसमें अप्रोक्स 20,000 लोग होते हैं, अप्रोक्स 20,000 लोग होते हैं। और सर ये सभा का मेन मोटो ही क्या था, डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाना। ये सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। तभी सर क्या होता है कि जनरल या फिर माइकल ओ डायर के आदेश पे जनरल डायर जाता है और जनरल डायर क्या करता है, अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देता है, जिसमें कि सर क्या होते हैं कि कई भारतीयों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और सर ये कि इस घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग का हत्या के नाम से जाना जाता है। अच्छा सर, जलियांवाला बाग के बाद एक होता, अच्छा ये क्वेश्चन पूछता भी है कि जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अब आगे कहानी सुनते हैं सर। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो सर जब जलियांवाला बाग कांड के बाद क्या होता है, लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर देता है, लोग इनकी बाइकआउट की मांग करना शुरू कर देते हैं, लोग एक जांच की बात करते हैं। तो अंग्रेजों की तरफ से जलियांवाला बाग के लिए एक कमेटी आती है और उस कमेटी का नाम क्या होता है, हंटर कमेटी। ठीक है, एक कमेटी आती है और उस कमेटी का नाम क्या होता है, हंटर कमेटी। इस हंटर कमेटी में ना 8 सदस्य थे। इस हंटर कमेटी में कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे। और जो 8 सदस्य थे उसमें से 8 सदस्यों में से 5 जो थे वो अंग्रेज थे और जो 3 थे वो भारतीय थे, जो 3 थे वो इंडियन थे। अच्छा, इसी हंटर कमेटी को हम लोग गवर्नमेंट रिपोर्ट या फिर सरकारी रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट रिपोर्ट या फिर सरकारी रिपोर्ट भी कहते हैं। इस हंटर कमेटी में 8 मेंबर थे, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 क्या थे, भारतीय थे। जब ये हंटर कमेटी जब चेक करती है तो सर ये पाती है कि मरने वालों की संख्या 379 है और घायल होने वालों की संख्या 1200 है। सर आप बताइए कि 20,000 लोग अप्रोक्स, चलिए मान लीजिए कि 20,000 लोग नहीं भी होंगे, 15,000 होंगे, 10,000 होंगे, गोली चली, भगदड़ में मरे, कुएं में लोग गिर के मरे, लेकिन सर क्या 379 ही लोग मरे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सर सरकारी रिपोर्ट यही कहती है कि मरने वालों की संख्या है 379 और घायल होने वालों की संख्या कितनी है, 1200 है। तो भारतीयों को यह सूट नहीं करता कि नहीं ये रिपोर्ट गलत है, तो भारतीयों की तरफ से एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी का नाम होता है तहकीकात कमेटी। उस कमेटी का नाम क्या होता है, तहकीकात कमेटी। और तहकीकात कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम होता है पंडित मदन मोहन मालवीय। मैं एम लिख दे रहा हूं, पंडित मदन मोहन मालवीय।
जब पंडित मदन मोहन मालवीय जब इसकी क्या करते हैं जब इसकी जलियांवाला बाग की जब जांच करते हैं तो ये पाते हैं कि मरने वालों की संख्या है 1000 और घायल होने वालों की संख्या क्या है 2 से 3000। मरने वालों की संख्या कितनी है 1000 और घायल होने वालों की संख्या कितनी है 2000 से 3000। पंडित मदन मोहन मालवीय किसके बारे में समझ लेते हैं सर। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में ना बीएचयू की स्थापना की थी। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय 1960 में यानी 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी और बीएचयू में पहला जो स्पीच जो दिया था, जो पहला जो भाषण दिए थे वो कौन दिए थे, ये गांधी जी ने दिया था। किन्होंने दिया था, गांधी जी ने दिया था। पहला स्पीच किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। अच्छा, ये तो हो गया सर हंटर कमेटी और ये होता है तहकीकात कमेटी। सर हंटर कमेटी के अनुसार इसमें 8 सदस्य थे और 8 सदस्यों में से 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। हंटर कमेटी को सरकारी रिपोर्ट भी कहते हैं। इसके अनुसार मरने वालों की संख्या 379 और घायल होने की संख्या कितनी है 1200 है। फिर सर जी इसी के जलियांवाला बाग में भारतीयों की तरफ से एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी का नाम होता है तहकीकात कमेटी और तहकीकात कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो मदन मोहन मालवीय हैं। इनके अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 और घायल होने वालों की संख्या 2 से 3000। यही मदन मोहन मालवीय 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी और जो पहला जो स्पीच दिया था वो किसने दिया था, वो गांधी जी ने दिया था। ठीक है। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है जो कि एग्जाम में कई पूछता है, जलियांवाला बाग की जब घटना हुई थी तो कई लोगों ने ना अपना टाइटल भी वापस कर दिया था, जैसे सर या फिर नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। सर या फिर नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि राय बहादुर की उपाधि जमुनालाल बजाज ने वापस की थी। जबकि राय बहादुर की उपाधि किसने वापस की थी, जमुनालाल बजाज। आप कहोगे सर ये जमुनालाल बजाज कौन है, तो जमुनालाल बजाज जो हैं वो गांधी के 5वें पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। तो सर आज की क्लास अच्छी खासी चली। जलियांवाला बाग पढ़े, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़े, बाकायदे हम लोगों ने एक एक चीज समझा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए महादेव।